Welcome back to my third video lecture, dear students. And in this lecture, we are going to discuss about the types of bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज के कितने टाइप्स होते हैं ये हमें आज के वीडियो लेक्चर में समझना है. Am I clear? Let's start. On the basis of location, अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूं तो बिल दो टाइप के होते हैं. पहला होता है इनलैंड बिल एंड दूसरा होता है फॉरेन बिल. क्या होता है इनलैंड बिल? जब एक कंट्री में बिल ड्रॉ होता है एंड वही सेम कंट्री में बिल एक्सेप्ट एंड पेएबल होता है. मींस क्या बच्चों? जिस कंट्री में बिल बना है उसी कंट्री में बिल एक्सेप्ट एंड पेएबल होता है, तो ऐसे बिल को हम बोलते हैं इनलैंड बिल. फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों, बिल ड्रॉ हुआ है इंडिया में और वही बिल एक्सेप्ट एंड पेएबल हुआ है इंडिया में ही. मींस इंडिया में ही बिल ड्रॉ हुआ और इंडिया में ही बिल एक्सेप्ट एंड पेएबल हुआ, तो ऐसे बिल को हम क्या कहेंगे? इनलैंड बिल. एम आई क्लियर? लेकिन जब एक कंट्री में बिल ड्रॉ होता है एंड दूसरे कंट्री में किसी और कंट्री में बिल एक्सेप्ट और पेएबल होता है, तो ऐसे बिल को हम बोलते हैं फॉरेन बिल. जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया है, बिल ड्रॉ हुआ है इंडिया में और उसको एक्सेप्ट एंड पेएबल कहां पे है? वो ऑस्ट्रेलिया में, कोई और कंट्री में उसको एक्सेप्ट एंड पेएबल किया गया है, तो ऐसे कंट्री को हम क्या कहें? ऐसे बिल को हम क्या कहेंगे? फॉरेन बिल. एम आई क्लियर? ऐसा पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स, जब ड्रॉअर इंडिया का रेसिडेंट होगा एंड जो ड्रॉई होगा वो कोई और कंट्री का रेसिडेंट होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का वो रेसिडेंट है, तो ऐसे केस में वो बिल को एक्सेप्ट कहां पे करेगा? उसी कंट्री में करेगा. तो ऐसे टाइप के बिल को हम क्या कहते हैं? फॉरेन बिल. एम आई क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है इनलैंड बिल. क्या होता है इनलैंड बिल? व्हेन द बिल इज ड्रॉन इन वन कंट्री, जब एक कंट्री में बिल बनता है एंड एक्सेप्ट एंड पेएबल इन सेम कंट्री, मतलब जिस कंट्री में बिल ड्रॉ हुआ है उसी कंट्री में बिल एक्सेप्ट भी हुआ है, तो ऐसे बिल को हम बोलते हैं इनलैंड बिल. ठीक है? एंड फॉरेन बिल क्या होता है? जब एक कंट्री में बिल बनता है एंड दूसरे कंट्री में, किसी और कंट्री में वो बिल एक्सेप्ट एंड पेएबल होता है, तो ऐसे बिल को हम फॉरेन बिल बोलते हैं. ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द बिल इज ड्रॉन इन वन कंट्री and accepted payable in another country, ऐसे बिल को हम क्या कहेंगे? फॉरेन बिल. Am I clear dear students? Next, on the basis of period, अगर मैं पीरियड वाइज बात करूं तो बिल दो टाइप के होते हैं. पहला होता है टर्म बिल एंड दूसरा होता है डिमांड बिल. क्या होता है टर्म बिल? जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, मींस 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 60 डेज, 30 डेज, ऐसा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, तो वैसे बिल को हम कहते हैं टर्म बिल. जैसे कि बच्चों आप ये एग्जांपल में देख सकते हो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एक स्पेसिमेन है. ये बिल ऑफ एक्सचेंज में एक स्पेसिफिक पीरियड मेंशन है, 2 मंथ्स आफ्टर डेट. मींस क्या बच्चों? ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये 2 मंथ्स के लिए बना है एंड ड्रॉई को आज से 2 महीने के बाद ही ये बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है, उससे पहले उसको पेमेंट नहीं करना है. उससे पहले अगर ड्रॉअर इस बिल के अगेंस्ट पैसा मांगेगा भी तो भी ड्रॉई पैसा नहीं देगा. ड्रॉई क्या बोलेगा? भाई ये बिल 2 महीने के लिए बना है ना, तो आप 2 महीने के बाद ही आइए, मैं आपको 2 महीने के बाद ही पैसा पे करूंगा. इज दिस क्लियर? तो ऐसे बिल को हम क्या कहते हैं? टर्म बिल. इस बिल में एक स्पेसिफिक पीरियड मेंशन किया है, 2 मंथ्स. एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? उसके ऑपोजिट होता है डिमांड बिल. डिमांड बिल में ना बच्चों, ऐसा नेम सजेस्ट, डिमांड बिल में देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड. मीन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वो कोई एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं बनता है. इनफैक्ट इट इज पेएबल ऑन डिमांड. पेएबल ऑन डिमांड मतलब क्या? जब ड्रॉअर बोलेगा कि मुझे ये बिल के अगेंस्ट पैसा चाहिए, उसी वक्त ड्रॉई को पैसा देना पड़ेगा. अब ड्रॉअर वो पैसा कभी भी मांग सकता है, चाहे 1 हफ्ते के बाद भी मांग सकता है, 2 हफ्ते के बाद भी मांग सकता है, 2 महीने के बाद भी मांग सकता है, या 2 साल के बाद भी मांग सकता है. मींस ऐसे टाइप के बिल में ना बच्चों, डिमांड बिल में कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है कि हाँ ये पीरियड के बाद ही ड्रॉई पैसा देगा. ऐसा कोई स्पेसिफिक पीरियड मौजूद नहीं होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं होता है. इट इज पेएबल ऑन डिमांड, मतलब जब ड्रॉअर डिमांड करेगा ना कि ड्रॉई चल मेरे पास पैसा दे, तब ड्रॉई को पैसा देना ही होगा, फिर वो चाहे कभी भी हो. एम आई क्लियर? तो देखिए कुछ इस तरह से होता है डिमांड बिल. ये देखिए बच्चों,
यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन डिमांड, मतलब ये बिल में एक स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे ऑन डिमांड बिल बना है। मीन जब भी ड्रॉअर को पैसा चाहिए होगा वो ड्रॉई से डिमांड करेगा एंड बिल प्रेजेंट करेगा एंड ड्रॉई को पैसे पे करने ही होंगे उस वक्त, वो ना नहीं बोल सकता है। एम आई क्लियर बच्चों? ये जो डिमांड बिल है ना, उसको दूसरे वर्ड्स में हम एट साइड बिल भी बोल सकते हैं। हम ऐसा ही बोल सकते हैं, बिल एट साइड या फिर बिल ऑन डिमांड। दिस इज क्लियर? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस। मुझे एक बात बताओ बच्चों, बिल को एक्सेप्ट कौन करता है? तो ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस ड्रॉई दो तरीके से बिल को एक्सेप्ट कर सकता है। पहला होता है जनरल एक्सेप्टेंस एंड दूसरा होता है क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्या होता है जनरल एक्सेप्टेंस? जब बिल ऑफ एक्सचेंज, जब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज एज इट इज, मीन्स क्या, जैसा बना है वैसे ही वो बिल को एक्सेप्ट करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, उसमें अपना कोई कंडीशन नहीं डालता है। जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज बना है वो वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, तो वैसे एक्सेप्टेंस को हम बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। उसके ऑपोजिट क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस। जब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है लेकिन अपना कोई कंडीशन डालता है या फिर उसमें कोई चेंजेस करके वो बिल को एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे एक्सेप्टेंस को हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, मान लो बच्चों, ड्रॉअर ने बिल बनाया 10,000 के लिए। ड्रॉअर ने बिल कितने के लिए बनाया? 10,000 के लिए बिल बनाया। ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट कितने के लिए किया? 8,000 के लिए किया। मींस क्या, उसने ड्रॉअर को क्या बोला कि देख भाई, मैं बिल को एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन ड्यू डेट पे मैं सिर्फ 8,000 ही पे करूंगा क्योंकि मैं ये बिल 8,000 के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ड्रॉई ने बच्चों क्या किया? एक्सेप्ट तो किया लेकिन कुछ चेंजेस किया, उसने कुछ अपना कंडीशन डाला। तो ऐसे एक्सेप्टेंस को हम क्या कहेंगे बच्चों? क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर मैं ट्रांजेक्शन वाइज बात करूं तो बिल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रेड बिल एंड दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। क्या होता है ट्रेड बिल? बच्चों, ये हमारा नॉर्मल बिल होता है जहां पे दोनों पार्टीज के बीच में ट्रेड हुआ रहता है, जहां पे दोनों पार्टीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हुआ रहता है। याद करो फर्स्ट वीडियो लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टर जेठालाल ने बबीता जी को उधार पे मोबाइल फोन बेचा था। मींस क्या, इन दोनों पार्टीज के बीच में एक्चुअल में ट्रेड हुआ है, एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, जिस वजह से ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना था। एम आई क्लियर? तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहेंगे? ट्रेड बिल। बिकॉज ट्रेड होने पर, बाइंग एंड सेलिंग होने पर दोनों पार्टीज के बीच में ये बिल बना है। ठीक है? अब जो कि दोनों पार्टीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, रियल में बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, तो उन दोनों के बीच में डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप भी होगा। दिस इज क्लियर? उसके ऑपोजिट होता है अकोमोडेशन बिल। बच्चों, अकोमोडेशन बिल एक टाइप का फेक बिल या फिर डमी बिल भी हो सकता है, जिसमें दोनों पार्टीज के बीच में कोई ट्रेड नहीं हुआ रहता है, बट दोनों पार्टीज एक दूसरे के म्यूचुअल हेल्प, मींस एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक ऐसे ही बिल बनाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा बिल कैसे बन सकता है कि जिस बिल में, जहां पे दोनों पार्टीज के बीच में ट्रेड नहीं हुआ है पर दोनों पार्टीज एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल बना रहे हैं, ऐसे कैसे बिल बन सकता है? बच्चों, ये बिल बनता है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको समझेगा कि किस तरह से ये अकोमोडेशन बिल प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे समझो बच्चों, ये हूं मैं मतलब मिस्टर धर्मेश, एंड ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड मिस्टर राजेश। राजेश मेरे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम दोनों बहुत सालों से फ्रेंड्स होते हैं। अब राजेश को 10,000 रुपयों की जरूरत होती है, ठीक है? तो वो ये पैसा मांगने मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि यार धर्मेश, तू मुझे 10,000 रुपया अभी दे सकता है क्या? मुझे अभी जरूरत है, मैं तुझे पैसे थोड़े टाइम के बाद लौटा दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मेरे पास भी पैसे होते नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया होता है
जिस तरह से मैं राजेश को 10,000 का जुगाड़ करके दे सकता हूं, जिस तरह से मैं राजेश को हेल्प कर सकता हूं, वो कैसे? मैं राजेश को बोलूंगा कि राजेश एक काम कर, तू मेरे पे ऐसे ही एक बिल बना दे 2 महीने के लिए, 10,000 रुपयों के लिए, 10,000 का एक बिल बना दे 2 महीने के लिए मेरे पर। तो राजेश बोलता है भाई अपन दोनों के बीच में तो कोई ट्रेड ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई बाइंग एंड सेलिंग हुआ ही नहीं है, फिर भी तू मेरे पे बिल बनाने को क्यों बोल रहा है? तो मैं राजेश को बोलता हूँ कि देख भाई, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, तेरे को पैसे चाहिए, इसके लिए मैं तेरे को पैसों का जुगाड़ करके दे रहा हूँ। तो राजेश बोलता है ठीक है भाई, तू जैसा बोले मैं वैसा करता हूँ। तो राजेश मेरे कहने पे मेरे पर एक बिल बनाता है 10,000 रुपए का 2 महीने के लिए, एंड मैं उस बिल को एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट करके वो बिल मैं राजेश को देता हूँ और राजेश को बोलता हूँ कि ये जो बिल है ना, ये बिल लेके जा एक बैंक के पास, ये बिल लेके जा एक बैंक के पास और बैंक को बोल कि देखो सर, ये धर्मेश का बिल है, ये बिल आप रख लो और मुझे इस बिल के अगेंस्ट पैसे दे दो। 2 महीने के बाद मैं धर्मेश को बोल दूंगा कि वो डायरेक्टली आपको पैसा दे दे ये बिल के अगेंस्ट। बच्चों, आप लोग के माइंड में डाउट हो जाएगा कि सर ऐसा हम कर सकते हैं क्या? यस बच्चों, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो लीगल डॉक्यूमेंट को हम बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे होता है, राजेश मेरा बिल लेके जाता है बैंक के पास और बोलता है कि बैंक ये बिल आप रख लो और मुझे बदले में इसके अगेंस्ट अभी पैसे दे दो। 2 महीने के बाद धर्मेश को बोल दूंगा कि वो आपको पैसे पे कर देगा। तो बैंक भी क्या करता है, वो बिल रख लेता है, राजेश को 10,000 रुपए पे कर देता है। फिर 2 महीने के बाद मैं बैंक को पे कर दूंगा। अब आप लोग बोलेंगे सर आप क्यों बैंक को पे करोगे, पैसे तो राजेश ने लिए ना। हाँ, मैं क्या करूंगा, जब राजेश के पास पैसे आ जाएंगे फिर से, तब मैं उससे पैसे लेके ये बैंक को दे दूंगा पैसे। अब आपके माइंड में एक और डाउट आएगा, सर अगर राजेश कहीं पे भाग गया तो आप पे ये बिल आएगा ना जबरदस्ती का। देखो बच्चों, ये जो हम अकोमोडेशन बिल बनाते हैं ना, ऐसा ये जो हमने फेक बिल बनाया, ये हम तब बनाते हैं जब हमें सामने वाले पे ट्रस्ट होता है, तभी हम ये ऐसा बिल बनाते हैं। मुझे राजेश पर ट्रस्ट था कि वो कुछ गलत नहीं करेगा, वो पैसा चुका देगा, इसीलिए मैंने उसको मेरे पे बिल बनाने दिया। इज इज क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों आप नोटिस करो, हम दोनों के बीच में एक्चुअल में कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता, एक्चुअल में कोई ट्रेड नहीं हुआ था। जस्ट बिकॉज मुझे राजेश की हेल्प करनी थी, उसको पैसे चाहिए थे, उसके हिसाब से मैंने उसको हेल्प करनी थी, इस वजह से मैंने उसको अपने पर बिल बनाने दिया। एम आई क्लियर? तो ऐसे टाइप के बिल को बच्चों हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ये बिल में कोई ट्रेड इन्वॉल्व नहीं होता है, ये एक डमी बिल होता है जो दो पार्टीज एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करते हैं। एम आई क्लियर? अब जो कि ये टाइप के बिल में, अकोमोडेशन बिल में कोई ट्रेड इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है, तो दोनों पार्टीज के बीच में देयर इज नो डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। भाई रियल में ना, रियल में मुझे राजेश को ना पैसे देने हैं ना उससे पैसे लेने हैं। एम आई क्लियर? क्योंकि ट्रेड हुआ ही नहीं ना, तो मैं क्यों उसको पैसे दूंगा या लूंगा, ये तो बस हेल्प करने के लिए मैंने उस पर बिल बना दिया। इज इज क्लियर? तो इन अकोमोडेशन बिल देयर इज नो ट्रेड, म्यूचुअल हेल्प के लिए दोनों पार्टीज एक दूसरे पे बिल बनाती है, और जो कि इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई ट्रेड नहीं है, तो देयर इज नो डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो लेक्चर एकदम अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू सो मच।